हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं और जिसमें हम पढ़ रहे थे असहयोग आंदोलन भारत का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में अप्रूव हुआ, जनवरी 1921 से शुरू हुआ और ये शांतिपूर्वक था, गांधी जी के नेतृत्व में था। लेकिन चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई, गोरखपुर एक जिला उत्तर प्रदेश में। वहाँ भीड़ पहले वैसे भीड़ पे गोलियां चलाई थी, उसके विरोध में इन्होंने पुलिस का जो क्वार्टर था वो पुलिस की जो चौकी थी वो फूकी थी और गांधी जी ने इस नेशनल मूवमेंट को बंद कर दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट था हमारा, मैंने बताए थे 3 मूवमेंट चले थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यहाँ से इसे समझ लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो हम पढ़ चुके हैं। अगला जो मूवमेंट था वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल मैंने नागरिक, डिसओबीडियंस मैंने कानून का पालन ना करना, मतलब नम्रता से कानून का सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय, विनय पूर्वक अवज्ञा, कानूनों की अवज्ञा करना। एक आज्ञा करना होता है, एक अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और ये 1930 में चला गया। इससे पहले की जो घटनाएं हैं हम वो देख लेते हैं। 1922 में जब ये आंदोलन वापस ले लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो बहुत सारे लोगों ने गांधी जी का विरोध करना शुरू किया और कहा कि गांधी जी ने ये ठीक नहीं किया। जब भावनाएं लोगों की चरम सीमा पर थी, थोड़ी बहुत घटनाएं हो भी जाती तो कुछ नहीं होता। तो कांग्रेस जो है 2 धड़ों में बट गई। बहुत सारे जो लोगों ने बड़ी उम्मीद से गांधी जी का के नेतृत्व में अपने स्कूल कॉलेजेस छोड़े थे, वे भी परेशान हो गए। तो कुछ लोग क्रांति की तरफ चल पड़े, रेवोल्यूशनरी बन गए। और दूसरे एक कांग्रेस थी, कांग्रेस में कुछ नेता थे जो गांधी जी से अब नहीं मेल खाते थे उनके आइडियोलॉजी। उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, और इसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि व्यक्ति थे। और ये स्वराजी जो है वो कांग्रेस की नीतियों से के विरुद्ध थे। वैसे ये दल कांग्रेस में ही बना था, इन लोगों ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। तो इन्होंने 1924 में इलेक्शन हुए, गांधी जी ने कहा कि हम बायकॉट करते हैं इलेक्शन का, लेकिन इनका रोल बड़ा था। इनका रोल कैसे बड़ा हो गया, जब कांग्रेस की को सब तरफ से आलोचनाएं झेल रहे थे, तो ये धड़ा ये कह रहा था कि जो इलेक्शन होंगे लेजिस्लेचर असेंबली के, यस इलेक्शन होते थे उस टाइम भी, उसमें ये कहते हैं कि हम बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और सरकार की, चाहे हमारे पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब कोई भी कानून पेश होगा लेजिस्लेचर असेंबली में, हम उसका बुरी तरीके से विरोध करेंगे और जो विधानसभाओं में जाकर अंग्रेजी सरकार की का विरोध करने का एक तरीका इन्होंने अपनाया। उसके बाद भारत में 1928 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का मतलब क्या है कि हर 10 साल के बाद जैसे भारत में एक्ट बनता था जिसके अनुसार कानून बदलता था, जिससे पिछला एक्ट 1919 में आया था, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्बर्सफोर्ड एक्ट कहते हैं। अब इसमें बदलाव का समय आ गया था, 1929 में ये इम्प्लीमेंट होना था। तो अंग्रेजी सरकार, भारतीय ये मांग कर रहे थे कि भाई अब की बार जब एक्ट बनाओ तो हमारा पार्टिसिपेशन जरूर हो, मतलब हम बनाएं, हमें स्वराज मिलना चाहिए इस तरीके से कि हम अपने रूल खुद तय कर लें। अंग्रेजी सरकार जो है हमारे प्रति सेंसिटिव नहीं होती कानून बनाने के प्रति, इसलिए हम अपने कानून खुद बनाएंगे। या आप ऐसा कर लो कि इस एक्ट में बनाते समय कुछ भारतीयों को भी शामिल कर लो। लेकिन उनकी इच्छाओं के विरुद्ध, भारतीय नेताओं की इच्छा के विरुद्ध जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन के नेतृत्व में
साइमन एक व्यक्ति का नाम, उनके नेतृत्व में एक कमीशन भारत भेजा और कहा कि आप भारत का दौरा कीजिए और कानून बनाने के लिए जो भी नई न्यू एक्ट हैं, न्यू लॉज हैं, उनको रिकमेंड कीजिए। बहुत बुरी तरीके से साइमन कमीशन का विरोध किया गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और इसी दौरान आपको पता है जो लाला लाजपत राय थे, जो संयुक्त पंजाब के बहुत बड़े नेता थे लाजपत राय, उनकी लाठियों से डेथ हो गई थी जब वो विरोध में एक जलसे का नेतृत्व कर रहे थे। और कहा जाता है उनके बारे में कि उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर लगी हुई एक एक लाठियां अंग्रेजी साम्राज्य की अंतिम कील साबित होंगी। लाठियों के घाव ठीक हो गए थे। नवंबर में उनकी डेथ हुई है हार्ट अटैक से, क्योंकि वो उस सदमे से उबर ही नहीं पाए थे। इतने बड़े नेता थे, हाथ मतलब इस तरह से लाठियां नहीं बरसानी चाहिए थी। और इसकी बहुत रोष पैदा हो गया। और इसी रोष के कारण जो है राज्यों एक आपको पता है भगत सिंह और दूसरे नवयुवक थे वो रेवोल्यूशनरी तरीके अपना रहे थे, क्रांतिकारी तरीके अपना रहे थे। इन्होंने दिल्ली असेंबली में बम फेंका था 1930 में और कहा था कि हम बहरों को सुनाना चाहते हैं कि ये हमारी आवाज़ है। और वैसे तो ये बम जो है वो बिल्कुल हानि पहुंचाने वाला नहीं था, लेकिन इनके विरोध में मतलब इसको मुकदमा चला भगत सिंह पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये साइमन कमीशन आया और जब वो भारतीयों ने विरोध किया तो एक चैलेंज दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि चलो आप बना लो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इतनी विभिन्नता है इस देश में, धर्म जाति लैंग्वेज के आधार पर नेता बिखरे हैं, पार्टियां पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन हैं, वो कभी भी भारत का संविधान नहीं बना सकती। और कोशिश भी की। फिर मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक नेहरू रिपोर्ट सामने आई जिसमें भावी संविधान का खाका था और भारत की जो प्रियम्बल है उसमें बहुत सारे शब्द जो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में थे वो लिए गए थे। उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हमें कानून का पालन करना चाहिए? कानून का पालन करना चाहिए, यस, सभी कानून का पालन करना चाहिए। नो, हो सकता है कि जो वो कानून है जो सभी में आ गए वो किसी अत्याचारी गवर्नमेंट ने बनाई हो, अत्याचारी मेजोरिटी ने बनाया हो, लोगों के हितों के विरुद्ध हो, तो ज़रूरी है कि उन कानूनों का विरोध किया जाए। गांधी जी इतने बड़े नेता थे, कानूनों का बड़ा सम्मान करते थे लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया कि हम विनयपूर्वक आपके कानूनों का उल्लंघन करते हैं। और वो कानून क्या था? जैसे भारत उस टाइम एक गरीब देश था, नमक जो है वो बनाते थे लोग और समुद्र के पानी से, और वो यूज होता था, लोग खाते थे। जैसे खाने में गरीब की रोटी में अगर नमक भी हो तो काम चल जाता है। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उस पर भी टैक्स लगा दिए, जिसके कारण नमक जो है महंगा हो गया और समुद्रों से नमक बनाना बंद कर दिया। यहाँ समुद्र के किनारे पानी सुखाकर नमक बनाया जाता है। गांधी जी गुजराती थे, समुद्र अरब सागर में भी बहुत के पास पास यहाँ इस इलाके में भी नमक बहुत ज़्यादा बनता था। तो जैसे ही लोगों की प्रॉब्लम देखी उन्होंने कि गरीब का तो ये खाना भी छीन रहे हैं, जबकि नमक पे बनाने पे तो लगता भी कुछ नहीं है, कितना ही बना लो, समुद्र के पानी से तो बनता है। तो उन्होंने कहा कि ये अत्याचारी कानून है और हमें ऐसे कानूनों को नहीं पालन करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम विनयपूर्वक कानून तोड़ेंगे। विनयपूर्वक क्योंकि वो सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। और उन्होंने कहा कि हमें सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए, और सत्य यही है कि इतनी जो सस्ती चीज़ है और जो आम व्यक्ति के भोजन का हिस्सा है उसको उस तरह के कानून बनाकर नहीं रोकना चाहिए, लोगों को उसका यूज करने के लिए नहीं रोकना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि हम डांडी एक जगह है, ठीक है, यहाँ अहमदाबाद आश्रम था उनका, और वो डांडी से चले, अहमदाबाद आश्रम से चले
और डांडी पहुंचे। वो 12 मार्च को चले थे और 6 मार्च को वहां डांडी पहुंचकर उन्होंने 6 अप्रैल को डांडी पहुंचकर अपने हाथों से नमक बनाया और कानून तोड़ दिया। जितने जगह से वो गुजरे, जितने स्थानों से, गांव से, शहर से लोग उनके साथ होते गए और काफिला बढ़ता गया। और जब उन्होंने ये कानून तोड़ा तो सारे भारत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून जो है तोड़ा गया और लोग इसमें शामिल रहे। ये आंदोलन रुक रुक के 4 साल तक चलता रहा। रुक रुक के क्यों चलता रहा? क्योंकि बीच बीच में जो अंग्रेज सरकार थी वो चाहती थी कि गांधी जी आंदोलन समाप्त कर दे, हम कुछ बातें मान लेंगे। क्योंकि उस टाइम इंटरनेशनल हालात जो है वो बहुत ख़राब हो चुके थे। जो हिटलर का उदय हो रहा था 1928-22 में ही, 22-23 में उनका उदय हो गया था और वो सारे यूरोप के सिरदर्द बना हुआ था, उसको साधना जरूरी था। और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि भारत में किसी तरह का आंदोलन हो। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी को कहा कि आप आइए और हम आपसे मशवरा करेंगे, कानून आप जैसा चाहेंगे हम आपकी शर्तें मान लेंगे। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैंने लोग बैठना चारों ओर, यहाँ अंग्रेज बैठे हैं, ब्रिटिश क्वीन बैठी है, प्रधानमंत्री बैठे हैं, भारत के सचिव बैठे हैं, गवर्नर बैठे हैं, और यहाँ भारत के जो लोग बुलाए गए हैं, गांधी जी और दूसरे नेता है दूसरी पार्टियों पे भी, वो गए हैं। गांधी जी पहली जो गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, वो नहीं गए। उसमें कुछ कारण थे, वो आगे हम बताएंगे। इसमें भीमराव अंबेडकर आदि जो नेता थे वो गए। भीमराव अंबेडकर ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी 1932 में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो खाली हाथ ही लौटे, कुछ नहीं उनको मिला। और गांधी जी ने यहाँ भगत सिंह की, उस टाइम भगत सिंह को फांसी होनी थी, उसके बारे में भी रिक्वेस्ट की, लेकिन अंग्रेज सरकार नहीं मानी। और अंत में ये आंदोलन जो है, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और अंत में 1934 में ये आंदोलन समाप्त हो गया। क्योंकि अंग्रेजी सरकार के जो अत्याचार थे वो बढ़ रहे थे और इतने लंबे आंदोलन के बाद लोग भी नॉर्मल सी चाहते थे, नॉर्मल जीवन व्यतीत करना चाहते थे। तो गांधी जी ने इसको ख़त्म करना ही सही समझा। सारी घटनाएं मैंने आपको बता दी हैं, अब हम पढ़ते हैं। देखो, ये लाला लाजपत राय की कहानी है। लाला लाजपत राय वाज असल्टेड बाय ब्रिटिश पुलिस। असल्टेड मैंने उन पर अत्याचार किए गए, और जब वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे साइमन कमीशन के विरुद्ध, और उसकी इंजरी से उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हुई, चोट लगी और उनकी बाद में डेथ हो गई थी। लेकिन वो इंजरी के काफ़ी बाद हुए थे और 6-7 महीने के बाद। इन फरवरी 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and Satyagraha needed to properly trained before they would be ready for massive struggle. गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। अब उन्हें लगने लगा था कि जो लोग हैं वो वायलेंट हो गए और जो सत्याग्रह करने वाला है उनको ट्रेंड करना जरूरी है, और ताकि वो मास स्ट्रगल के लिए तैयार रहें। विद इन द कांग्रेस सम लीडर वर बाय नाउ ट्राई टू मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल। और मैंने आपको बताया था कि जो बहुत सारे नेता थे इसके कांग्रेस के, जिनमें मैंने आपको नाम बताया था मोतीलाल नेहरू, CR दास, वो जो राज्यों की विधानसभाएं थी, प्रोविन काउंसिल, उसमें भाग लेना चाहते थे इलेक्शन में। गांधी जी ने मना कर दिया था कि हम भाग नहीं लेंगे। 1919 के एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि भारत में प्रोविजनल असेंबलीज के इलेक्शन होंगे। दे फेल्ट, भाई इलेक्शन होते थे लेकिन उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, ये ध्यान रखना। कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था।
और सबको तो चुने जाने का भी अधिकार नहीं था। जब वोट ही देने का अधिकार नहीं था तो सब चुने भी नहीं जाते थे। They felt that it was important to oppose British policies within the council, क्योंकि वो चाहते थे कि काउंसिल में जाकर ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध किया जाए, क्योंकि सारे एक्ट और कानून काउंसिल में ही तो बनने थे, तो वहाँ जाके विरोध करे, वो माने या ना माने अलग बात है, लेकिन अपना विरोध तो दर्ज कर सकते। आर्ग्यूज फॉर द रिफॉर्म्स, वो सुधारों के लिए तर्क करें, बहस करें, डेमोस्ट्रेट दैट दिस काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, और लोगों को बताए कि जो ये काउंसिल बना रखी है ये भ्रम है, ये कोई डेमोक्रेटिक सच में डेमोक्रेटिक नहीं है। ऐसे नेता थे CR दास, मोतीलाल नेहरू एंड स्वराज पार्टी विद इन द, और एक थे विठल भाई पटेल एंड स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर ही ये स्वराज पार्टी थी, ये ध्यान रखना। 1923 के आसपास ये बनी थी। विदिन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न ऑफ काउंसिल पॉलिसीज, वो उन्होंने कांग्रेस में भी कहा कि आप हमें मतलब इजाज़त दें, आप प्रोविंशियल काउंसिल में हम भाग ले सकें, बट गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया था। मैंने बता दिया था, ये इनकार कर दिया था। इन सच सिचुएशन इंटरनल डिबेट्स एंड डिसेशंस टू फैक्टर अगेंस्ट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड the late 90s. The first was effect the worldwide economic depression. Agriculture price began to fall from 1926 and collapsed 1930. इसने कहा कि बहुत सारी समस्याएं उस टाइम भारत में आई हुई थी। एग्रीकल्चर प्राइस जो है वो तेजी से गिरने लगे थे, और इकोनॉमी आते आते 1930 में तो ये आपको पता है सारे यूरोप में ही आर्थिक मंदी आ गई थी। बड़ी बड़ी इकोनॉमी, अमेरिका जैसी इकोनॉमी तहस नहस हो गई थी। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यूज। बाय 1930 द कंट्री साइड वाज ए टर्मोइल। ये कहता है जो एग्रीकल्चर गुड्स थी खेती की वस्तुएं थी, उनका रेट बहुत गिर गया। 1930 तक आते आते तो जो सारा देहात था वो मुसीबत से जूझने लगा था। सॉरी। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट, इसमें एक कंजर्वेटिव पार्टी है, उसे टोरी गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूट ए स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन के कमीशन के नेतृत्व में, मैंने बताया था, जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन नियुक्त किया गया, और ये कहा गया स्टैट्यूटरी का मतलब होता है स्वायत्त, और कहा कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के ऊपर जो है वो उसके रिस्पॉन्स देखते हुए जो आने वाला भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके लिए रिकमेंडेशन दे कि क्या क्या कानून लागू होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर। उसमें एक भी भारतीय नहीं था। दे वर ऑल ब्रिटिश, वो सारे ही ब्रिटिश थे। तो विरोध किया। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 इट वाज ग्रेटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। 1928 में ये भारत में आया और कहा, लोगों ने कहा वापस जाओ साइमन, वापस जाओ। ऑल पार्टी इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इन द डेमोन्स्ट्रेशन इन एन एफर्ट्स टू विन देम ओवर द वायसराय लॉर्ड इरविन, जो उस टाइम भारत के वायसराय थे। जब ये नारा चलाया गया गो बैक साइमन का, तो सभी पार्टियां जो है इसके जो साइमन कमीशन इसका विरोध कर रही थी। ऑल पार्टी इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। मुस्लिम लीग भी साथ ही डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी, कांग्रेस भी इसके अगेंस्ट थी। इन एन एफर्ट टू विन दैम ओवर द वायसराय लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन उस टाइम भारत के वायसराय थे। उन्होंने अक्टूबर 1929 में अनाउंस किया ए वेज ऑफर डोमिनियन स्टेट, कि हम भारत को एक डोमिनियन स्टेट, डोमिनियम का मतलब होता है राजा तो हम खुद रहेंगे,
और लेकिन भारत को उनके मामलों में स्वतंत्र कर देंगे। ये डोमिनियन स्टेट होता है। इंडिया इज एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, लेकिन भारत का कोई निश्चित फ्यूचर उन्होंने नहीं बताया कि क्या होगा आगे। इसके लिए उन्होंने और कहा कि भारत का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, गोलमेज सम्मेलन जिसे बोलते हैं, डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, कि फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस कर लेंगे सब बैठ के। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, लेकिन कांग्रेस लीडर इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस में जो क्रांतिकारी टाइप के नेता थे उन्होंने इसको नहीं माना और कहा कि हम आंदोलन चलाएंगे। और उसके लिए क्या किया द लिबरल एंड मॉडरेट हु आर प्रपोजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क। और अब ये जब उन्होंने चैलेंज किया कि ठीक है आप खुद फ्रेमवर्क कीजिए, तो सारे इकट्ठे हुए, लिबरल भी और मॉडरेट भी। ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट द इन्फ्लुएंस इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक सम्मेलन हुआ और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर डाली और कहा कि हर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, स्वतंत्र दिवस मनाएंगे। और सबसे पहला ये लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ था 1929 में। दिसंबर 1929 में रावी नदी के किनारे लाहौर में भारत का झंडा फहराया गया था, ठीक है। और कहा गया था कि 26 जनवरी को चाहे ये हमें स्वतंत्र करें या ना करें, हमें क्या करना है, हम स्वतंत्रता का दिवस मनाएंगे। और इसलिए हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी को ही लागू किया था, क्योंकि हम 15 अगस्त को तो इंडिपेंडेंस डे तो हमारा 15 अगस्त 1947 हो चुका था। अब 26 गणतंत्र दिवस हमें मनाना था, तो गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी हमने चूज किया था। सबसे पहले 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। और डे व्हेन पीपल वर टू टेक ए प्लेज टू स्ट्रगल, और उन्होंने एक बड़ी प्रतिज्ञा ली कि हम जब तक कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिलेगी हम ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे। So Mahatma Gandhi had a find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issue of the everyday life। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिससे ये एक मोमेंट की तैयारी हो रही थी, ठीक है। ये मीटिंग है कांग्रेस लीडर की इलाहाबाद में। और इस मीटिंग में क्या है, अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी यू कैन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक्सट्रीम लेफ्ट बहुत क्रांतिकारी टाइप के नेता थे, जलियांवाला बाग एंड सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये तैयारी कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ये देखो 26 जनवरी का महत्व बताया गया है कि 26 जनवरी को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था और इस वजह से हमने हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को चुना है, ठीक है। तो सारी घटनाएं हो गई, तो अब क्या करना था, गांधी जी को साल्ट नमक आंदोलन छेड़ दिया गांधी जी ने, और वो घटनाएं मैं आपको बता चुकी हूँ। महात्मा गांधी फाउंड ए साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनिट द नेशन। गांधी जी को लगा कि नमक एक ऐसा सिंबल है जो सारे भारत को एक कर सकता है, क्योंकि नमक हर जगह यूज होता है। ऑन 21 जनवरी 1930 ही सेंट ए लेटर टू वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा स्टार्टिंग 11 डिमांड्स, और ये हमारी 11 डिमांड्स हैं। सम ऑफ दीज वर ऑफ द जर्नल इंटरेस्ट, अदर वर स्पेसिफिक डिमांड। कुछ तो जर्नल इंटरेस्ट से सामान्य हितों से रिलेटेड थे, कुछ स्पेसिफिक डिमांड थी। और वो स्पेसिफिक डिमांड थी डिफरेंट क्लासेस की, विभिन्न वर्गों की, फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट और पीजेंट्स, किसानों की और व्यापारियों की या उद्योगपतियों की। द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड वाइड रेंज सो दैट ऑल क्लासेस विद इंडिया सोसाइटी कुड बी आइडेंटिफाई विद एंड everyone could be brought together a unity campaign
और उस लेटर में लिखा गया था कि जो है ये हमारी स्पेशल और कुछ स्पेसिफिक और कुछ जर्नल डिमांड्स हैं, इनको पूरी कीजिए। और एवरीवन ब्रोट टुगेदर, और हर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ था, लैंग्वेज जुड़ा हुआ था, और जो साल्ट पे लगा हुआ टैक्स था वो वापस लेना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिमांड थी। साल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे गरीब भी यूज करता है, अमीर भी यूज करता है। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड का ये सबसे इसेंशियल पार्ट है। द टैक्स ऑन साल्ट पे जो टैक्स लगाया, एंड द गवर्नर मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर रिवील्ड द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। जब गांधी जी ने इसका विरोध किया और कहा कि गवर्नमेंट ही क्यों प्रोड्यूस करे, आम आदमी भी प्रोड्यूस करे जैसे सदियों से प्रोड्यूस कर रहा है। उन्होंने कहा नमक सिर्फ कंपनी ही बनाए, मतलब इंग्लिश गवर्नमेंट ही बनाएगी, भारतीय नहीं बनाएंगे। तो ये कहा कि ये मोनोपोली हम क्यों सहें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो ब्रिटिश रूल कितना ओप्रेसिव, कितना दमनकारी है कि जो आम उसकी चीज़ है वो भी नहीं हमें बनाने देता। तो कैसे स्टार्ट हुआ महात्मा गांधी लेटर जो माउंट बैटन को भेजा था, वो एक अल्टीमेटम था कि चाहे तो आप ये डिमांड माने 11 मार्च तक, नहीं तो द लेटर स्टेटेड दैट कांग्रेस वुड लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, नहीं तो हम आपके विरुद्ध एक मूवमेंट चलाएंगे सिविल डिसोबीडियंस। इवरन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, इवरन बातचीत नहीं करना चाहते थे। सो महात्मा गांधी started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteer होते स्वयंसेवी 78 लोगों के साथ जो बहुत ही विश्वास पात्र थे गांधी जी के। इन्होंने ये कैंपेन शुरू किया। इन मार्च वाज ओवर 240 माइल्स। मार्च में मैंने बताया था कि ये 12 मार्च से शुरू हुआ था, 11 मार्च तो उन्होंने लेटर ही दिया था। 224 मील चलकर वो साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल टाउन ऑफ द डांडी, वो डांडी पहुंचे जो गुजरात के तट पे था। द वॉलेंटियर वॉकड फॉर 24 डे, वो 24 दिन तक चले। अबाउट 10 मील ए डे, और एक दिन में 10 मील। 1000 कम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप्ड, जहाँ वो रुके हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए रुकी। एंड ही टोल्ड दैम, और उसने बताया व्हाट ही मेंट बाय स्वराज, स्वराज का क्या मतलब है। एंड अर्ज्ड दैम टू पीसफुली डेफे द ब्रिटिश ऑन, और कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध डट जाओ। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी, 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचे। एंड सेरेमोनियल वायलेटेड द लॉ, और एक उत्सव हुआ और जिसमें कानून तोड़ा गया। मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, और सी का पानी उबाल कर वो कानून तोड़ा गया। द ट्रेड डिप्रेशन ऑफ फॉलिंग प्राइस, अब क्या होना शुरू हो गया कि ये आपकी डांडी मार्च का चित्र है। डांडी मार्च, ड्यूरिंग द साल्ट मार्च महात्मा गांधी वाज accompanied by 78 volunteer on the way they were joined the 1000, हजारों लोग उनके साथ चल पड़े। और ये देखो ये गांधी जी हैं। with the British as they had done in 2122, but also to break colonial law, 1000 in different part of the country broke the salt law। अब उन्होंने कानून तोड़ा तो सारे देश में कानून तोड़े गए, नमक बनाया गया, प्रदर्शन किया गया अंग्रेजों की फैक्ट्रियों के विरुद्ध। और दिस मोमेंट सारी जगह ये मोमेंट फैला। फॉरेन क्लोथ्स फिर बाइकआउट किए गए, मतलब विदेशी वस्त्र फिर जलाए गए, और लिखकर फिर दोबारा से पिकेटिंग शुरू हुई। पिकेटिंग मैंने फिर से शराब की दुकानें बंद की गई। विद अबाउट द बिजनेस क्लासेस क्या उसमें शामिल थी? यस, बहुत बढ़ चढ़ कर उन्हें भाग दिया था। ये कहते हैं कि जो जमशेद टाटा थे और
डालमिया साहब थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पैसे दिए थे इस सिविल डिसोबीडियंस के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं भाई, ये याद कर लेना, ठीक है। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया 1819 में। अप्रैल में गांधी जी ने रोल्टे एक्ट हुआ और जलियांवाला बाग हुआ। जनवरी 1911 में खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। ठीक है, ये डेट हैं, कुछ याद कर लेना, वैसे इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी की घटनाएं फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।